तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर से कॉमेट गिर रहा होता है। एक कॉमेट जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि असल में वाकई में कॉमेट है या फिर क्या है। तो वो कॉमेट जो होता है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आता है और आकर सीधा समंदर के अंदर गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर गिरता है तो वहां पर जो आम नागरिक जो होते हैं वो बेचारे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तो एक बड़ी सी सुनामी आ जाती है। एक बड़ी सी पानी की लहर पानी के अंदर से बाहर निकलती है। सभी लोग उसे देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। तो पानी की लहर इतनी बड़ी होती है कि वो एक काफी बड़े एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब लोग वहां पर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहीं पर एक छोटी बच्ची को दिखाता है कि वो बेचारी भागते हुए गिर जाती है, लेकिन यहीं पर पानी रुक जाता है क्योंकि वहां पर कुछ वॉरियर्स होते हैं। ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सभी लोग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज करना जानते हैं। जो लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग वहां पर उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ और भी वहां पर मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं जो कि आइस पावर को यूज करते हैं, वहां पर पानी को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस कि यहां पर वो कॉमेट की वजह से जो बड़ी वेव बनी थी वो इतनी पावरफुल थी कि इन लोगों की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी उनके सामने नहीं टिक पाई और पानी जो है पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है और पानी जहां तक उसकी नजर जाती है वहां पर पानी उस सबको बर्बाद कर देता है। यहीं पर से एक मंत्री को दिखाते हैं कि वो भागता हुआ सीधा एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि एम्परर एक बहुत ही बुरी खबर है। एक बहुत ही बुरी खबर है कि आसमान के ऊपर से अचानक कोई चीज गिरी और पानी के अंदर से एक बड़ी लहर निकली जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची है। और इसी के साथ ही वहां पर उस साल के बारे में ईस्ट कोस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड लिखा जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि उस साल जब यहाँ पर एक आसमान के ऊपर से कॉमेट गिरा था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन उस कॉमेट के बारे में किसी को ये नहीं पता कि उस कॉमेट के अंदर क्या था और वो कॉमेट गिरा क्यों था। तो यहाँ पर से फाइनली हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि तो ये स्टोरी का प्रीलॉग था। तो इस कहानी के स्टार्ट में दिखाता है कि एक कैल्डर जो कि एक बटलर होता है एक फैमिली का, वो यहाँ पर एक यंग मास्टर को लेने के लिए एक गांव के एरिया में जाता है जिसे मछुआरों का गांव कहा जाता है। तो वो वहां पर पहुंचता है और कहता है कि लगता है कि हम लोग मछुआरों के गांव में पहुंच गए, क्योंकि वो गांव जो होता है वो समुद्र के किनारे बसा होता है, वहां पर काफी छोटा सा गांव होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि मास्टर शिमू यहीं पर रहते हैं। तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आए होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का जो मास्टर होता है ये उसका बेटा होता है जो कि यही समझ लो कि नाजायज बेटा है। तो बटलर चैंग का साथी उसे कहता है कि बटलर चैंग क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मास्टर शी चुपचाप हमारे साथ यहाँ पर से वापस चलेंगे? उसके डैड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मास्टर चैंग उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके कॉटेज की तरफ आगे जाते हैं। जैसे वो जाकर कॉटेज के दरवाजे पर नॉक करते हैं, दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है और अंदर गिर जाता है। अंदर आने के बाद वो चेक करते हैं तो शिमू वहां पर नहीं होता। वो पूरा कमरा चेक कर लेते हैं और इसी के साथ ही साथ कुछ और लड़के होते हैं जो कि शिमू के साथ ही यानी कि गांव वाले होते हैं। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग हायर ऑफिशियल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी आसानी के साथ आकर ये शिमू के घर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन लोगों ने तो यंग मास्टर शिमू के दरवाजे को भी तोड़ दिया है। जबकि दूसरा साथी उसको रोक देता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उनकी ड्रेस को देखो, वो जिन फैमिली के लोग हैं। जिन फैमिली के लोगों के साथ तुम पंगा लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि शिमू का उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर शिमू को लेने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही जब वो लड़का उसे ये बात कहता है तो ये बात सुनने के बाद वही लड़का अब यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर वो कमीना एक ऑर्फन बचा था जिसका बाप नहीं था, लेकिन अब अचानक से जिन फैमिली के लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए आ गए हैं। लगता है कि वो भिखारी अब यहाँ पर हमारे ऊपर राज करेगा। इसके साथ ही मास्टर चैंग के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर शी तो यहाँ पर नहीं है, अब हम लोग उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? तो मास्टर चैंग उनसे कहते हैं कि यहीं पर वो कहीं आसपास ही होगा, हो सकता है कहीं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया हो। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक चट्टान के ऊपर का दिखाया जाता है जहां पर शिमू बैठा होता है। तो शिमू वहां पर बैठा एक शंख बजा रहा होता है और इसी के साथ ही वो अपनी मॉम को याद करता है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी यहाँ पर मरी होती है और उसकी मॉम मरने से पहले उसे कहती है मैं तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि पिछले 14 साल से तुम्हारे डैड घर वापस नहीं आए, तुम्हारे पैदा होने के बाद से वो घर वापस नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी जिम्मेदारी को समझती हूँ, उनकी मजबूरी को समझती हूँ। वो जिस काम के लिए गए थे वो एक ऐसे इंसान थे जो मार्शल आर्ट्स को परस्यू करना चाहते थे, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना चाहते थे। इसी वजह से हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उसके लिए उनको ब्लेम नहीं देना चाहती और मैं चाहती हूँ कि जब तुम दोबारा अपने फादर को मिलो तो एक फादर की तरह उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। तो हमारा शिमो जो था अपनी मॉम की बातें याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसकी मॉम जो थी मरने से पहले उससे ये बात क्यों कहकर गई कि उसके डैड जो थे वो उनकी मजबूरी को समझती हैं। हालांकि उसका बाप जो था वो पिछले 14 साल से अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर आया ही नहीं। तो उसकी मॉम मरने से पहले उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैड की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा, तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और उसी के बाद उसकी मॉम मर जाती है। तो ये बातें सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगा देता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर अपने डैड को बिल्कुल भी दोबारा से रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, वैसी रिस्पेक्ट जैसी मेरी मॉम चाहती है। पता नहीं मेरी मॉम अभी भी यहाँ पर डैड से इतना प्यार क्यों करती है जबकि वो उन्हें छोड़कर चला गया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए कोई इंसान यहाँ पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर 14 साल के लिए उनसे दूर रहता है। शिमो वहां पर यही सोच रहा था कि मुझे नहीं
लगता है कि अब दोबारा मैं उस बंदे को अपना फादर कह पाऊंगा, वो बंदा मेरा फादर कहलाने के लायक नहीं है। और इसी के साथ शिमू जो होता है वहां पर पानी के अंदर, पानी की गहराई में एक बड़ी सी चट्टान होती है, एक बड़ा सा पत्थर होता है जो कि किसी एक बड़े से शंख के ऊपर गिरा होता है, एक बड़ी सी सिप्पी के ऊपर गिरा होता है, और वो जाकर उसको वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर तकरीबन उसे 2 साल हो चुके होते हैं और वहां पर पत्थर खोद खोद कर वो उस बड़ी सी सिप्पी को वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर जो होता है उस शिपी के ऊपर गिर चुका होता है, वो बेचारी शिपी वहां से निकल नहीं पा रही होती है। लेकिन जैसे ही जब वो उसके करीब पहुंचता है तो शिपी के अंदर से बहुत ही रेड कलर का ऑरा निकलता है जो कि शिमू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो शिमू पिछले 2 साल से यहाँ पर आता था और इस शिपी के अंदर से जो ऑरा निकलता तो उसे एब्जॉर्ब करता और साथ ही पत्थर को तोड़ता रहता ताकि यहाँ पर कभी ना कभी इस शिपी को आजाद करवा सके। इस बार जब वहां पर से रेड कलर का ऑरा निकलता है तो ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। फिर साथ ही अपना शावल लेकर पत्थर खोदना स्टार्ट करता है। वो उस पत्थर को तोड़ रहा था और साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सिप्पी जो है यहाँ पर इस बड़े से पत्थर के नीचे कैसे दबी, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर से इसे आजाद करवाने वाला हूँ क्योंकि जब मैं इसके पास से गुजरा था तो इसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकली थी जो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई, जिसने मुझे काफी फायदा दिया। और पिछले 2 साल से यहाँ पर मैं इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और उसी के बाद मैं यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं इसका रिपे बैक कर सकूं, क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मुझे बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल तक पहुंचा दिया, तो मैं कम से कम इसे आजाद तो करवा ही सकता हूँ। और वहीं पर फाइनली वो आखिरी पत्थर निकालता है तो सिप्पी आजाद हो जाती है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने फाइनली सिप्पी को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे वहां पर वो ये देख रहा होता है, क्योंकि वो पत्थर खोद रहा होता है, तो पत्थर की जो नींव होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और पूरे का पूरा पत्थर ही अब उसके ऊपर गिर जाता है और सिप्पी फिर से वहां पर पत्थर के नीचे दबने लगती है। लेकिन हमारा शिमो जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी जो उसकी बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल की एनर्जी होती है उसी के साथ उस पत्थर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी पत्थर होता है। फिर साथ ही वो पंच बनाता है और पंच के अंदर एनर्जी रिलीज करके उसके ऊपर जबरदस्त पंच दे मारता है। वो दोनों हाथों के साथ जब उस पत्थर को पंच मारता है तो पत्थर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाता है, लेकिन इसी के साथ उस बेचारे के दोनों बाजू जो होते हैं वो कट जाते हैं। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वो बेचारा जो होता है वहीं पर पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं क्योंकि पत्थर अब हट चुका है और सिप्पी के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो छोटी लड़की पानी के अंदर से निकलने के बाद जल्दी से शिमू की तरफ आके बढ़ती है। वो उसको पकड़ती है, साथ ही उसको पकड़कर वहां पर से उसको बाहर लेकर आने की कोशिश करती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो जाग नहीं रहा होता। फिर साथ ही आसपास जितनी वहां पर सिप्पियां आती हैं उन सभी के अंदर जो मोती होते हैं वो सभी के मोतियों की पावर को ऑब्जर्व करती है, उन सभी की पावर को यूज करते हुए वहां पर से शिमू को लेकर पानी के अंदर से बाहर आ जाती है। और पानी के अंदर से बाहर आने के बाद उसे रख कर बैठी होती है और उसे या करके बुला रही होती है, क्योंकि वो भी छोटी है इसी वजह से वो प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रही होती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कह रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठो। लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो साथ ही उसके हाथों की तरफ देख दिया कि उस बेचारे के दोनों हाथ कट चुके हैं। तो इसी के साथ ही वो छोटी फेरी जो होती है वहीं पर बैठकर अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करती है। वहां पर शायद प्रे करती है क्योंकि उससे अभी छोटी बची है तो उसे नहीं पता कैसे स्किल्स को यूज करना है। लेकिन उसके पास से वही रेड कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी की सारी रेड एनर्जी जो होती है वो शिमू के बाजू के अंदर चली जाती है और उसके बाजू जो होते हैं दोबारा से वहां पर रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाजू दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। फाइनली हमारा शिमू जो होता है फिर से वहां पर सांस लेना शुरू कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पर शिमू जो होता है वो होश में आ रहा होता है, इसी के साथ ही पानी के अंदर से 2 पानी के रहने वाले नेटिव्स निकल आते हैं, यानी कि 2 एक्वामैन्स निकलते हैं, एक लड़की और एक लड़का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पर हीवनली क्लैम स्पिरिट डॉटर को ढूंढ लिया है। तो जब वो यहाँ पर इस तरह की बात करता है तो वो बेचारी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो उसके सर में मारती है और उसे कहती है कि हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर डराओ मत, और जल्दी से आके बढ़ती है, उसे उठाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ज्यादा प्यारी है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ पर से तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए आए हैं क्योंकि तुम गुम हो गई थी। जबकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे शिमू की बॉडी के ऊपर अपना पाँव रखता है और कहता है मुझे लगता है कि इस इंसान को यहाँ पर मार देना चाहिए, इसी गंदे इंसान ने यहाँ पर हीवनली क्लैम डॉटर को अपने पास बंदी बनाकर रखा होगा। क्योंकि इंसान जो होते हैं ये कभी भरोसे के लायक नहीं होते और इंसान हमेशा यहाँ पर मुश्किल लेकर आते हैं, तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर मार डालते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। साथ ही वो अपने पास से अपना ब्लेड निकालता है और शिमू को वहां पर मारने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग शैंग्री-ला की एपिसोड 01 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मास्टर चैंग जो है वो शिमू को ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने डैड की विरासत ले सके, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर ये पानी के रहने वाले लोग जो है इसे मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो पानी का जो रहने वाला बंदा होता है वो अपनी तलवार निकालता है और इसी के साथ ही हमारे शिमू को मारने लगता है, लेकिन प्रिंसेस जो होती है भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शिमू की बॉडी के साथ लिपट जाती है और कहती है या तुम लोग इसे नहीं मार सकते, इसने मेरी जान बचाई है। तो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस यहाँ पर ये कहना चाहती है कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसने इसकी जान बचाई है, जबकि लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस इंसान को यहीं पर मार देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लड़के के कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर होंगे, ये हमारी प्रिंसेस को किसी न किसी मकसद से तो जरूर बचा रहा था। और इसी के साथ ही पानी के अंदर से एक बड़ा सा पानी का भवंडर बाहर निकलता है। उस पानी के भवंडर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि उनकी मास्टर होती है। तो वो दोनों से रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मास्टर बाहर निकलने के बाद प्रिंसेस के सर पे हाथ रखती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर हमारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि हमारी प्रिंसेस हमें यहाँ पर वापस मिल गई है। तो है कि तुम दोनों की किस्मत भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो। इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर उस बच्ची से पूछती है बताओ कि तुम्हारा पैर कहां पर गया, यानी तुम्हारी सिपी कहां पर गई। लेकिन प्रिंसेस को उस सिपी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि लड़का गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने उस सिपी को अपने पास रख लिया है, इसने उस सिपी को चोरी कर लिया है। इसी के साथ ही प्रिंसेस फिर से चिल्लाकर उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो, इसने मेरी जान बचाई है। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने कहा कि इस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इस बेचारे के दोनों हाथ भी काट गए थे और तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इसके दोनों हाथों को दोबारा से रिकवर करवा दिया और हो सकता है कि उसी चक्कर में तुम्हारी सीपी जो है वो एनर्जी बनकर इसके हाथों में चली गई है। इसी के साथ ही टीचर ये बात सुनने के बाद कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। तो उसके दोनों डिसिपल उसे कहते हैं टीचर क्या वाकई में यहाँ पर से इस इंसान को जाने देना चाहती हैं। तो टीचर उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर तुम्हारी रेस की एक स्पिरिट की जान बचाई है, तो फिर मुझे लगता है कि इस इंसान की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस इंसान को उठाओ और जाकर जमीन के ऊपर छोड़कर आओ। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे शिमू को उठाते हैं और उसे जाकर बीच के ऊपर छोड़ आते हैं। तो जब वो उसे छोड़कर आ जाते हैं और उसके बाद वो प्रिंसेस जो होती है वो अपनी मास्टर के साथ पानी के अंदर जा रही होती है, तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि जियांगजू तुमने इस इंसानी बच्चे के लिए जो कुछ भी करना था वो कर दिया और वैसे भी तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यूज कर चुकी हो उस लड़के के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा तुम कभी उस लड़के को देख पाओगे और ना ही तुम्हें यहाँ पर इसकी इजाजत मिलेगी, क्योंकि हमारे जो हम पानी के अंदर रहते हैं और वो इंसान जो कि धरती के ऊपर रहते हैं उनके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है और हम सभी लोग एक दूसरे से इस तरह नहीं मिल सकते। इसी के साथ ही वो पानी के अंदर गायब हो जाते हैं, जबकि हमारे शिमू को होश आती है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन जैसे वो अपने हाथों की तरफ देखता है उसके हाथ सलामत होते हैं, उसके हाथ कटे नहीं होते। तो वो कहता है ये क्या हुआ, मेरे हाथों को क्या हुआ, ये वापस कैसे आ गया, मुझे याद है कि मेरे हाथ कट गए थे। फिर साथ ही वहां पर एक छोटा सा शेल दिखाई देता है। वो उस क्रिस्टल बीड को उठाता है और कहता है कि ये क्या, ये क्रिस्टल बीड किसका है। फिर साथ ही वहां पर हल्की हल्की मेमोरीज याद आती है। वो कहता है कि मुझे याद है कि एक छोटी सी लड़की थी, तो उस छोटी सी लड़की ने पानी के अंदर से मुझे बाहर निकाला और साथ ही उसने मेरी जान बचाई। हमारा शिमू जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से जाने से पहले पानी के अंदर जाकर उस शिपी को चेक करना होगा, क्या मैंने उसे निकाल लिया, क्या मैंने उसे बचा लिया, जिसे पिछले 2 साल से मैं पत्थर के अंदर से खोद रहा था। तो वो पानी के अंदर जाता है और उसे चेक करके वापस आ जाता है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि वो पानी के अंदर से निकल चुकी है। वहां पर जो शिपी पानी के अंदर जो पत्थर के अंदर दबी हुई थी वो निकल चुकी है, वो वहां पर नहीं है। और जब से मुझे यहाँ पर होश आई है मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वहां पर सही में हुआ क्या था। मुझे बस इतना याद है कि वहां पर एक छोटी सी लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई है। तो जैसे वो जंगल के अंदर से चलता वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ ही मास्टर चेंग वहां से निकलते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर शी, क्या तुम्हारा नाम यंग मास्टर शी है। तो जैसे वो उसे बताता है कि हाँ मेरा नाम यंग मास्टर शी है, लेकिन तुम कौन हो। और इसी के साथ ही वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहता है कि मैं बटलर चैंग हूँ, मैं जिन फैमिली की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, जिन फैमिली की तरफ से आपके डैड ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर देकर भेजा है ताकि आपको लाया जा सके, मैं आपको जिन फैमिली में वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो मोशी उसे कहता है कि क्या तुम मेरे फादर को जानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं आपके फादर को जानता हूँ। तो मास्टर चैंग उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही महान और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही कमाल के वॉरियर हैं। उन्होंने जिन फैमिली को अपनी यंगर एज में ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया, जिसकी वजह से जिन फैमिली में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुके हैं, इस वक्त वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जबकि वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए मरने वाले हैं, तो मरने से पहले वो अपने बेटे को मिलना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया ताकि मरने से पहले तुम उन्हें गुड बाय बोल सको। तो शिमू उनसे कहता है कि लेकिन शिमू तो मर चुका है, जब वो इस गांव को छोड़कर गए थे उनका बेटा उसी वक्त मर गया था और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते, इसलिए वापस चले जाओ और तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर उनका कोई बेटा नहीं है। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि प्लीज यंग मास्टर मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। हमारे मास्टर जो इतने सालों से वापस नहीं आ सके अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिलने के लिए, जहाँ पर उनकी बहुत सारी मजबूरियां रही हैं, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जिन फैमिली में उनकी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां थी कि वो अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने के लिए नहीं आ सके। लेकिन
लेकिन अभी भी वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो शीमू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी होती हैं जो कि उसे अपनी बीवी और अपने बच्चे से रोक सकती थी मिलने से। क्या तुम्हें लगता है कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपने बेटे से मिलने के लिए ना आए, सिर्फ ये सोच करके उसके पास बहुत सारे काम है करने को, जबकि उसकी वाइफ जो थी मरते वक्त भी उसका नाम लेती रही। वो अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके साथ वो बेचारी मर गई और वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आए। तब हमारा शीमू से ये वाली बातें कर रहा था, इसी के साथ उनके पास तीरों से अटैक होता है। तो वहां पर जबरदस्त अटैक होता है। तो मास्टर चैन जल्दी से उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बाजू को सामने करते हुए शील्ड के साथ उसको बचाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर पीछे रहना। साइड के ऊपर से दो वॉरियर्स निकल आते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखो देखो यहाँ पर मैं क्या मिला, हमें पता था कि अगर चैन कमीने को फॉलो किया तो फिर हमें यंग मास्टर मिल ही जाएगा। अब जबकि यहाँ पर चैन मिल चुका है, साथ ही यंग मास्टर भी मिल चुका है, तो हम दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तो बटलर चैन उन दोनों से कहता है कि ब्याओ ब्रदर्स, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग भी तो हमारी जिन फैमिली का हिस्सा हो, क्या तुम यहाँ पर रिबेलियन करना चाहते हो? तो शीमू जो होता है वो मास्टर चैन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली का दुश्मन है, जबकि मास्टर चैन से कहते हैं कि नहीं, ये मेरी फैमिली का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है। तो दोनों ब्याओ ब्रदर्स से कहते हैं कि बुड्ढे खुसट कहीं के चुपचाप इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, हम सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के लिए आए हैं और यहाँ पर यही समझे कि तुम यहाँ पर थे ही नहीं, हम बस इस लड़के को मारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुम यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी यहीं पर मरोगे। तो मास्टर चैन उनसे कहता है कि लगता है कि फिल थैल्डर जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर को सच्ची में मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उसने यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने असैसिन्स को भेज दिया ताकि वो यंग मास्टर को मरवा सके, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर को नहीं मार सकते। तो ब्याह ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम अकेले यहाँ पर हम दोनों ब्याह ब्रदर्स को रोक सकते हो? और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक वाला ऊपर जंप करता है और अपने पास नीडल्स के साथ मास्टर चैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरे वाला नीचे से अपना कुल्हाड़ा लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर ब्याह जो होते हैं वो सेम टाइम के ऊपर वाली नीडल्स को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, साथ ही वो नीचे वाले के कुल्हाड़े को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा शीमू जो होता है वहां पर उनके अटैक्स की वजह से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों नहीं बल्कि तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एनर्जी तो जरा महसूस करके देखो। तो दोनों ब्याह ब्रदर्स को वहां पर मास्टर चैन से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और कहते हैं कि देखो तो जरा इस बुड्ढे खूसट के पास भी काफी सारी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे सामने टिक पा रहा है। दोनों वहां पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। जब वहां पर दोनों एक साथ अटैक किए जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही बड़ा वाला जो होता है वो अपने कुल्हाड़े के साथ जैसी मास्टर चैन के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है तो मास्टर चैन अपनी पाम के साथ उसको हिट करता है, जिससे वो पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। तो जब वो पत्थर के साथ टकराता है तो मास्टर चैन कहते हैं दूसरे वाला कहां पर गया? तो दूसरे वाला छोटे वाला जो होता है वो नीडल्स के साथ पीछे की तरफ जंप कर जाता है, वो शीमू के पीछे पहुंच जाता है। तो मास्टर चैन जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शीमू को मार डालेगा। इसी के साथ ही वहां पर ब्लड दिखाई देता है और फिर साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर चैन जो है उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ सामने आ जाते हैं और सारी नीडल्स जो होती है मास्टर चैन की बॉडी के अंदर दस जाती हैं। तो हमारा शीमू से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? लेकिन मास्टर चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और दूसरी तरफ से बड़ा कुल्हाड़े वाला भी उठकर आ जाता है और वो अपना बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर बचने का कोई मौका नहीं है, अब पहले तुम्हें यहाँ पर मारेंगे उसके बाद इस लड़की को मारेंगे। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मास्टर चैन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर चैन यहाँ पर शीमू को बचा पाएंगे या फिर शीमू यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करेगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चैन वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं क्योंकि बड़ा भाई जो होता है कुल्हाड़े के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है और छोटा अपनी डीडल्स के साथ पीछे से अटैक कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर चैन जो होते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ पीछे की तरफ घूमते हैं। वो पीछे की तरफ घूमकर अपने पांचवें पावर को रिलीज करते हैं और जैसे वो दूसरी की तरफ देखते हैं कि दूसरा अपनी नीडल्स के साथ अटैक कर रहा है तो उसी के साथ ही वहां पर बड़े के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे नीडल्स के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से नीडल्स जो होती है उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती हैं। और वो चिल्लाकर छोटे से कहता है कि ब्याह हूँ ये तुम क्या कर रहे हो कमीने, जहां पर देखकर तो अटैक करो। लेकिन एक ही अटैक की वजह से वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर चुका होता है। और इसी के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो अपनी नीडल्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसकी नीडल्स का निशाना इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे शीमू ने अपने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका होता है और अभी भी उसने एक पत्थर उठा रखा होता है ताकि वो शीमू के ऊपर अटैक कर सके। तो शीमू उसकी तरफ देखता और कहता है कमीने कहीं कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने जहां पर मेरे पर अटैक किया जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई जहां पर मेरी अटैक से जख्मी हो गया। लेकिन जब वो शीमू
की तरफ देख रहा होता है तो इसी के साथ ही मास्टर चैन पीछे से निकलते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ दंसा देते हैं और उसे कहते हैं तुम एक असैसिन हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि फाइटिंग के दौरान अपने टारगेट के ऊपर ही नजर रखी जाती है। और इसी के साथ ही वो उसका सर काट देते हैं। तो वहां पर उसको मारने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी हालत भी काफी खराब होती है। तो शिमो उनके पास आता और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, मैं इनको खुद ही हील कर लूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ अपने आप को सेल्फ हील करना स्टार्ट करते हैं। कि हमारा शिमो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से जख्मी हुए जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से हिसाब में फंसा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों का हिसाब यहाँ पर बराबर हो चुका है। अब जबकि हिसाब बराबर हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे वो जाने लगता है तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि यंग मास्टर शी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो? ये लोग तुम्हें मारने तक तुम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, ये दोबारा तुम्हें मारने के लिए आएंगे। ये बात सुनने के बाद शिमो से कहता है तो क्या तुम इसी वजह से मुझे ढूंढने के लिए आए हो क्योंकि लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो मेरे बाप की वजह से? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं इसी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तो साथ ही वो उसे बताते हैं सबसे यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है कि मास्टर जिन का एक बेटा भी है जो कि यहाँ पर उनकी विरासत का हकदार है, यानी कि उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी तुम्हारे नाम हो सकती है। तो सभी एल्डर्स जो है वो तुम्हें मारना चाहते हैं। बाकी के कुछ एल्डर्स हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है और इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से बच पाओगे। इसी के साथ शिमो वहीं पर पत्थर के ऊपर पंच मारता और कहता है कि फिर से यहाँ पर मेरे फादर जो है वो बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे अपने फादर के फेंके हुए टुकड़ों पर जीना होगा, वरना मैं दूसरे एल्डर्स के हाथों मारा जाऊंगा। तो शिमो चिल्लाकर कहता है कि मेरा फादर शीटिंग, उसने मेरी मॉम को और मुझे छोड़ दिया। जब मैं पैदा हुआ था उसी वक्त मुझे छोड़कर चले गए। हम लोग यहाँ पर गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे जबकि वो जिन फैमिली वहां पर मजे उड़ा रहा था। वहां पर उसने दूसरी शादी की और वहां पर उन सभी की औरतों के साथ मजे कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी मॉम यहाँ पर मार रही थी तब वो बंदा यहाँ पर मेरी मॉम से मिलने के लिए भी नहीं आया, जबकि आखिरी वक्त तक मेरी मॉम उससे प्यार का दावा करती रही और साथ ही मुझे भी कहा कि मैं जब भी उन्हें देखूं उन्हें रिस्पेक्ट दूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे की रिक्वेस्ट के पर यहाँ पर से जिन फैमिली में वापस जाऊंगा, जाकर मरते वक्त उसको देखूंगा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगर ये उसकी वजह से नहीं होता तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये सभी लोग मुझे मारने के लिए क्यों आते? मैं यहाँ पर इतनी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मेरे डैड की वजह से अब यहाँ पर सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सभी लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारे डैड की जो मिस्ट्रेस है यानी कि उनकी जो दूसरी वाइफ है वो तुम्हें बचाना चाहती हैं। वो जिन फैमिली की यंग मिस हैं और वो चाहती हैं कि तुम जिंदा रहो। तो तुम यहाँ पर हमारे साथ चलते हो, अगर तुम फेंग सिटी में हमारे साथ चलते हो तो मिस्ट्रेस वहां पर अपनी पोजीशन और अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए तुम्हें बचा लेंगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। साथ ही मास्टर वहां पर से एक नीडल उठाते हैं और उसे कहते हैं कि लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसी बात के ऊपर अड़े रहते हो कि तुम यहीं पर रहना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला होगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर से अपना मिशन पूरा करके वापस जाना है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो फिर भी ठीक है, मुझे यहाँ पर से वापस जाना ही होगा। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलते तो फिर उन सभी लोगों के लिए तुम एक सिंपल टारगेट है, वो बड़ी आसानी से तुम्हें मार डालेंगे। तो शिमो से कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं मरूंगा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा? तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि हाँ मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर हो जो कि कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। मेरी मिस्ट्रेस ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए और मैं यहाँ पर तुम्हें एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर रहूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर किसी स्पेशल इन्फ्लुएंस की जरूरत है, तुम्हें जिन फैमिली की जरूरत है। उसी के साथ ही मास्टर शी जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं सकते, तो फिर तुम किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो? क्या तुमने कभी ये सपना नहीं देखा कि तुम एक बहुत ही कमाल के वॉरियर बनो, तुम इस मार्शल आर्ट्स की पीक वर्ल्ड के ऊपर पहुंचो? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मछुआरों की दुनिया से बाहर निकलो, तुम इस छोटे से गांव से बाहर निकलो, पूरी दुनिया को देखो कि दुनिया में और क्या कुछ है, तुम नई नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को देखोगे, नए नए लोगों को देखोगे, नई नई टेक्निक्स को सीखोगे। क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते? क्या तुम मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर नहीं चलना चाहते? हमारा शिमो जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि उसकी मॉम ने भी सेम टू सेम उससे यही बातें की थी कि उसका डैड जो है वो यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला गया है, क्योंकि एक मर्द को अपनी जो ड्रीम्स है उनको परस्यू करना चाहिए। और वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि इस बंदे ने भी सेम टू सेम वही बातें किया, क्या मैं वाकई में एक वॉरियर बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता? इसके साथ ही मास्टर चैंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस वक्त काइजुआन मार्शल स्कूल के लोग जो है वो रिक्रूटमेंट सेरेमनी रख रहे हैं। 5 साल के बाद वो दोबारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट ओपन कर रहे हैं जिसमें बहुत ही कम डिसिपल्स को लिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी के साथ एडमिशन नहीं मिलता। हम बस तुम्हें वहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वहां पर टेस्ट को पास करना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी कि तुम टेस्ट को पास करके स्कूल का हिस्सा बन पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर चैंग जो होते हैं उसे कहता है कि चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, तुम तो मेरे साथ चलना नहीं चाहते तो मैं जाकर मिस्ट्रेस को बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं आए। और इसी के साथ ही हमारा शिमो जो होता है उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे थोड़ी देर सोच तो लेने दो, मैं यहाँ पर सोच कर तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या करना है। तो उसके बाद हमारा शिमो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लोग जो होते हैं कार में बैठकर वहां पर से जा रहे होते हैं। तो शिमो से कहता है कि मास्टर
मास्टर चैंग हम लोग कितने दिनों से यहाँ पर से अपनी कार में बैठकर निकले हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे क्यों नहीं, कितनी दूर है, हमें कितनी दूर जाना है। तो वो उसे बताते हैं कि हम लोग इस वक्त फैंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फैंग सिटी तुम्हारे उस मछुआरों के गांव से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम लोग यहाँ पर से वहां तक सफर देखें तो पूरे एक महीने का सफर बनता है। पूरे एक महीने के लिए हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा। साथ ही वो उसे अपनी डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि हम लोग क्वांजू डायनेस्टी में रहते हैं और यहाँ पर फैंग सिटी जो है क्वांजू डायनेस्टी का सबसे बड़ा सिटी है। हमारा शीमो जो होता है वहां पर अपने गांव को गुड बाय बोलता है और अपनी मदर को वहां गुड बाय बोलता है क्योंकि उसकी मदर की कब्र वहीं पर है। तो उसकी मदर ने उससे जो वादा लिया था कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही महान वॉरियर बनकर दिखाओगे, एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनोगे। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते के ऊपर निकल चुका है कि उसे काइजुआन सेक्टर को ज्वाइन करना है और उस स्कूल को ज्वाइन करके उसे बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने फादर के बारे में भी सोच रहा था और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि फाइनली वो अपने फादर से मिलने वाला है जिसे पिछले 14 साल से उसने नहीं देखा। पर रास्ते में हमारा शीमो से कहता है कि मास्टर चैंग अब जबकि सफर काफी लंबा है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताओ। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता हूँ। तो शीमो से पूछता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वॉरियर, टेम्पर बॉडी और सारे के सारे जो नेशनल गार्डियन लेवल्स हैं इन सभी का क्या मतलब है। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि ये सारे के सारे जो लेवल्स तुम बता रहे हो ये सारे तुम्हारे गांव में नाम लिए जाते हैं। असल में जो लेवल्स होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है वो मार्शल डिसाइपल का होता है जिसे तुम यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग कहते हो। दूसरा लेवल जो होता है वो हुटियान वॉरियर्स का होता है। हुटियान वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो कि की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकते हैं और की पावर्स के साथ स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे वॉरियर्स को हम लोग हुटियान वॉरियर्स कहते हैं जो कि यहाँ पर अकेला एक वॉरियर 100 के बराबर का होता है। और उसके बाद तीसरा लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल होता है जिसे हम लोग एम्परर भी कह सकते हैं, जिसे जियानटियान वॉरियर कहा जाता है। जियानटियान वॉरियर जो होता है जिसे मैं एम्परर लेवल ही कहूंगा। एम्परर लेवल में जो लोग पहुंच जाते हैं वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के साथ अपनी की को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सिर्फ सोच के साथ ही किसी बंदे की जान भी ले सकते हैं। और जिस लेवल तक पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हुटियान वॉरियर्स को मैं यहाँ पर किंग लेवल कहूंगा। तो किंग लेवल के जो वॉरियर्स हैं वो तो इन एम्परर लेवल के वॉरियर्स के करीब भी नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पूरे किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 ही एम्परर लेवल के वॉरियर्स होंगे। तो हमारा शीमोस की बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है क्या एम्परर लेवल के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि हाँ एम्परर लेवल एक बहुत ही पावरफुल लेवल है जहां ताकि हमारे जो डायनेस्टी के एम्परर है वो भी यहाँ पर एम्परर लेवल के जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए अभी तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तुम तो अभी तक यहाँ पर की को यूज भी नहीं कर पाते। तुम यहाँ पर अभी के लिए एम्परर लेवल के बारे में मत सोचो क्योंकि अभी तो तुम्हारी यहाँ पर जर्नी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे शीमो की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर से वो मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन लेगा और उसके बाद मार्शल आर्ट्स का वॉरियर बनकर दिखाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो हमारे शीमो का सफर जो होता है वो 30 दिन का होता है और 30 दिन के बाद का सीन दिखाता है जिस दिन उसने वहां पर फैंग सिटी में पहुंचना होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक ब्रदर जो होता है वो अपनी सिस्टर के साथ वहां पर चिल्ला रहा होता है और उससे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसकी सिस्टर जो कि यहाँ पर हमारे शीमो की स्टेप मदर है वो उससे कह रही होती है कि हम लोग इस बार जो हमारे पास पिल है कीलिंग पिल, उस पिल को हम लोग इस अपने लड़के शीमो को देना चाहते हैं। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उसे अपने भतीजे को क्यों नहीं देना चाहती। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा जो है वो इस लायक है कि वो इस बिल को ले सके और इस बिल को लेकर वो बहुत ही जल्दी काइजुआन सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, यानी कि काइजुआन सेक्टर के एग्जामिनेशन को पार करके वो सेक्टर का हिस्सा बन सकता है। लेकिन फिर भी तुम जहां पर एक बाहर वाले बच्चे को ये देना चाहती हो, तुम जहां पर शीमो को वो पिल देना चाहती हो, उसका बाप यहाँ पर मर चुका है और उसके बाप के मरने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे यहाँ पर वो पिल दे दी जाए। मुझे नहीं लगता कि उसके फादर ने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए इतना कुछ किया है कि उसकी जितनी भी उसकी अचीवमेंट्स उन सभी को देखते हुए उसे यहाँ पर की जंग पिल दे दी जाए। तो ये बात सुनने के बाद उसकी बहन चलाकर उसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे हस्बैंड का वो बायोलॉजिकल सन है, वो इकलौता उसका बेटा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके पास जो मेरिट्स हैं कि वो ये पिल ले सके क्योंकि उसके फादर ने ये अचीवमेंट्स हासिल की थी ताकि उसे की जंग पिल मिले और उसके बाद अब यहाँ पर उसके बेटे को ये पिल मिलने वाली है। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि आज वो यहाँ पर पहुंचने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आज यंग मास्टर शी के यहाँ पर पहुंचने के बाद तुम यहाँ पर इस तरह का शोर मचाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह का शोर मचाना है तो फिर किसी दिन आकर शोर मचाना, लेकिन तुम्हारे बेटे को यहाँ पर वो पिल नहीं मिलेगी। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर मास्टर जिन के बेटे को यहाँ पर ये वाली पिल देने वाली हूँ। इसी के साथ ही अपने ब्रदर से कहती है कि चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और जब वो अपने ओरा को रिलीज करती है तो उसका ब्रदर जो होता है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि तुम अपने भाई के बेटे के लिए यहाँ पर इतना कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम अपने भाई के लिए ये नहीं कर सकती तो फिर हम दोनों के दरमियान में जो भाई बहन का रिश्ता था वो खत्म हुआ। आज के बाद से तुम मेरी बहन नहीं हो। जबकि वो गुस्से के
साथ वहां पर से चला जाता है। जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ ही बाहर घोड़ा गाड़ी रुकती है और हमारा शिमू वहां पर आकर खड़ा होता है और उसका जो अंकल होता है वो वहां पर से चला जाता है, जबकि शिमू जो होता है वो अपने मदर की तरफ देखता है तो उसकी स्टेप मदर जो होती है वो उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लेट आए हो, तुम्हारे फादर 2 दिन पहले ही मर चुके हैं, अब अंदर आ जाओ और आकर उन्हें रिस्पेक्ट दे दो, आखिरी बार उनका चेहरा देख लो। इसी के साथ हमारा शिमू जो होता है उनके साथ वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे वहां पर कॉफिन के सामने लाया जाता है और वो कहता है कि क्या तुम कैस्केट को ओपन कर सकते हो, और वो लोग कॉफिन के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके फादर को दिखाते हैं। वो अपने फादर को देखता है और उसे देखने के बाद वहीं पर उसके सामने अपना सर झुकाता है और मदर ने उसे जो चीज दी थी, उसने मदर ने उसे कुछ दिया था स्पेशल टोकन टाइप का कि जाकर अपने फादर को दे देना अगर तुम कभी अपने फादर से मिलते हो, तो वो उसे दे देता है। साथ ही उसके सामने अपना सर झुकाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मदर जो थी मरते वक्त तक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती रही। हालांकि मैं तुम्हें अपना फादर मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी मदर की वजह से तुम्हें तुम्हारी आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और साथ ही वहां पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोगों से कहता है कि मेरा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी मॉम इस बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे मेरा फादर कहती थी, लेकिन मैं जहां पर इसके साथ अपने सारे के सारे रिलेशंस तोड़ना चाहता हूं और सब कुछ यहीं पर खत्म होता है। जब किसी के साथ उसकी आंटी जो होती है उसे कहती है मेरे साथ आ जाओ, और वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उन सभी के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर मुझे अपनी मॉम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जहां पर आंटी जैन कह सकते हो। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है तो वहां पर एक छोटी लड़की खड़ी होती है, तो वो उसे कहती है कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये मेरी और तुम्हारे फादर की बेटी है, इसी वजह से अब ये तुम्हारी हाफ सिस्टर हुई, इसका नाम यू हुआन है। और वो यू से भी कहते हैं कि बेटा जल्दी से जाओ, जाकर अपने बिग ब्रदर को हेलो बोलो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे हेलो बोलती है, जबकि हमारा शिमो जो होता है अपनी छोटी बहन को देखकर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ही आंटी जैन उसे कहती है तुम्हारे डैड जब तुम्हारी मॉम को छोड़कर जहां पर जिन फैमिली में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर मुझसे शादी की थी, और मुझसे शादी करने के बाद ये पूरे का पूरा मैनर जो था ये उनका हो गया था। और जबकि तुम्हारे डैड मर चुके हैं तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी बनती है, क्योंकि तुम उनके बड़े बेटे हो, इसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी यू के साथ इस मैनर के अंदर रहना चाहती हूँ, तुम अगर चाहो तो तुम इस मैनर के ऊपर पूरी तरह से राज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को यहीं पर इस मैनर के अंदर रहने दो। फिर साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आती है और उसे दिखाती है कि उसके डैड जो थे वो कभी यहाँ पर सोल्जर की तरफ फाइट करते रहे और उनका मुकुट और साथ में उनका कवच यहीं पर पड़ा होता है। तो वो उसे कहती है कि जहां पर जिन फैमिली में तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी हासिल किया था वो सब कुछ अपनी बहादुरी और अपनी मार्शल आर्ट्स की बिना पर हासिल किया था, क्योंकि तुम्हारे डैड एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। उन्होंने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर रिवार्ड्स मिले थे। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस ये है कि तुम जहां पर जिन फैमिली में उन्होंने जितनी भी अपनी विरासत छोड़ी है वो सारी की सारी तुम रख लो, यानी कि जो मैनर इसके अलावा उनके जो कुछ भी यहाँ पर जिन फैमिली में बनता है वो सारे का सारा तुम्हारा हो जाएगा, और तुम और तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो सारी पीढ़ियां बिना कुछ काम किए ही यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी आराम से सुकून से गुजार सकती है, क्योंकि तुम्हारे डैड इतना कुछ कमाकर छोड़कर गए हैं। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यह है कि तुम्हें यहाँ पर एक कीलिंग पिल दी जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ एक कीलिंग पिल, जहाँ पर सारी की सारी विरासत के बदले में तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे डैड की विरासत से, लेकिन तुम्हें कीलिंग पिल दे दी जाएगी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि कीलिंग पिल क्या होती है, क्या ये इतनी ज्यादा खास है कि यहाँ पर आप मुझे इतनी विरासत के बदले में सिर्फ एक पिल दे रही हैं। तो उसकी मदर उसे बताती है कि हाँ, काइजुआन मार्शल आर्ट्स का स्कूल जो है वो यहाँ पर हर 5 साल के बाद कुछ ही डिसाइपल्स को चूज करता है, यानी कुछ ही डिसाइपल्स को अपने स्कूल में एडमिशन देता है, लेकिन जिन डिसाइपल्स को वहां पर एडमिशन मिलता है वो बहुत ही महान वॉरियर्स और बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर कम से कम की का स्रोत होना चाहिए, यानी कि तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर, अभी तक तुम यहाँ पर की के लेवल तक नहीं पहुंचे कि तुम की को गैदर कर सको। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करते हो तो कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आ जाएगी, और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आएगी तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तुम आसानी से काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हो। जब तुम काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद तुम इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, जितना तुम्हारे डैड छोड़कर गए तुम उससे भी ज्यादा अपने लिए हासिल कर सकते हो। लेकिन मास्टर चैंग ने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर वहां पर ब्याओ ब्रदर्स ने अटैक किया था, इसका मतलब यह है कि फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पर कीलिंग पिल दे लें। कीलिंग पिल जो है एक बहुत ही खास पिल और सभी लोग चाहते हैं कि ये पिल उनको मिले। वो लोग तुम्हारे डैड की अचीवमेंट्स को उनके मरने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल भी मान नहीं रहे, और वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने इतना कुछ हासिल नहीं किया और इसी वजह से वो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पास वो पिल जो है वो छीनी जा सके। तो वो उसे कहती हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सेफ है, तुम इस विरासत के ऊपर कब्जा कर लो, जहाँ पर आराम से बैठो। और दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसमें तुम्हें पिल दी जाएगी लेकिन उसमें तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, सभी लोगों से खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हारा शिमू जो होता है वो आंटी जैन की बात सुनने के बाद कहता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर कीलिंग पिल की बात कर रही है, मुझे लगता है कि ये जो मेरे फादर की
इक्विपमेंट थी उसके बदले में उन्हें दी जा रही थी, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खास है। तो फिर मैं यहाँ पर इसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ूंगा। मुझे कीलिंग पिल चाहिए ताकि मैं यहाँ पर अपना रास्ता खुद बना सकूं। मैंने अपनी मॉम से वादा किया था, मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट वॉरियर, सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर दिखाओगे, जो कि यहाँ पर हीवन और अर्थ को भी स्प्लिट कर सकता है। मैं ऐसा वॉरियर बनना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि कीलिंग पिल लेने के बाद जब मैं काइजुआन सेक्टर का हिस्सा बनूंगा तभी मैं यहाँ पर वो कर पाऊंगा। जबकि मैंने यहाँ पर आने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं यहाँ पर से वापस तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकता, चाहे कितना भी रोड कितना डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन मैं इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ूंगा और अपने आप को एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनाकर रहूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद वो इसे एक मास्टर देते हैं जिसका नाम मास्टर ली होता है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है, सॉरी वैंगलिन निशिमू जो होता है, वो मास्टर ली के साथ वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी तलवार के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर ली जो होता है उसे पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर ली उसे कहता है कि लड़के सिर्फ 9 महीने बचे हैं जहां पर कंपटीशन सिलेक्शन जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन स्किल्स के साथ सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो जाओगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम उनके सिलेक्शन एग्जाम को भी पास कर पाओगे। जबकि शिमोन से कहता है कि मास्टर वहां पर देखो, मैंने उन डमीज को किस तरह से काट दिया है, मुझे लगता है कि मैं काफी बेहतर हो गया हूं, आज से पहले मैंने कभी तलवार नहीं चलाई। तो उसको मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर इसे ट्रेनिंग कहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ डमीज को यहाँ पर काट सकते हो तो तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर हो गई है। अभी यहाँ पर जिस टेक्निक को मास्टर कर रहे हो उस टेक्निक को जब तुम पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तब तुम अपनी तलवार के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को काट सकते हो। जहां पर ये छोटे छोटे डमीज को काट कर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो गए हो। अभी तुम्हारे सामने बड़ा लंबा रास्ता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाए और हम लोग शीमो को एग्जाम में टेस्ट देते हुए देखेंगे क्या वो एग्जाम को इतनी आसानी से पास कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।